नमस्कार दोस्तों, मैं राजू प्रजापति। स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। और मैंने पिछले वीडियो में पढ़ चुका था। हमने पिछली वीडियो में पाषाण काल को ख़त्म कर चुके थे। अब आज पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल को। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉपर एज, और कहीं कहीं चैक्लोलिथिक एज भी आ जाता है। चैक्लोलिथिक मतलब कि लिथिक मतलब पाषाण होता ही है। तो आप इसको कहते हैं ताम्र पाषाण काल। कौन सा काल? ताम्र पाषाण काल। चलिए इसमें भी देखते हैं कि ये है क्या आखिर। तो इसमें ताम्र पाषाण काल का मतलब कि यहाँ भी पाषाण का यूज होगा, लेकिन साथ साथ तांबे का भी यूज शुरू हो जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो पूरा पाषाण काल है तो उसमें कैसे कैसे डेवलप हुआ था। पाषाण के छोटे छोटे औजार बनने लगे थे और नुकीले कुछ औजार बनने लगे, मतलब कि तमाम तरह से अब केवल पत्थरों के ही औजार बनते थे। लेकिन अब ये ताम्र पाषाण काल में पाषाण के साथ साथ तांबे का भी यूज होने लगेगा। चलिए, तो ये ताम्र पाषाण काल दो तरह से पढ़ेंगे हम लोग। एक परवर्ती हड़प्पा, ताम्र पाषाण संस्कृति। एक ताम्र पाषाण काल संस्कृति के पढ़ेंगे, एक परवर्ती हड़प्पा। परवर्ती हड़प्पा का मतलब कि ये हड़प्पा के बाद में पाया जाएगा। हड़प्पा के बाद में भी ये ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिलेंगे। कौन किसके मिलते हैं? तो सिंधु के क्षेत्र में ये वाला हमेशा, मतलब कि ये वाला पॉइंट को स्टेटमेंट में देके हमेशा घुमाता रहता है। तो आप लोग इस पॉइंट को, 2-4 पॉइंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। जो सिंधु क्षेत्र में है, झोकर झाकर संस्कृति, ये परवर्ती हड़प्पा का है, हड़प्पा काल के बाद का है। ठीक है, तो झोकर झाकर संस्कृति का ये परवर्ती हड़प्पा काल का है। फिर पंजाब बहावलपुर का जो कब्रगाह एच संस्कृति, इसको भी पढ़े होंगे। तो एच संस्कृति भी ये परवर्ती हड़प्पा काल का है। गुजरात में लाल चमकीले मृदभांड है, ये भी परवर्ती हड़प्पा काल का है। पंजाब में जो मिलता है वो पीले चमकीले मृदभांड मिलते हैं। और जो दोआब क्षेत्र है गंगा यमुना का, वहाँ पे गैरिक मतलब गिरवा, जो योगी लोग पहनते हैं, जैसे कि जो योगी वस्त्र पहनते हैं ना, वो उसको बोलते हैं गैरिक, यानी कि गिरवा मृदभांड मिले हैं। किसके क्षेत्र में? तो गंगा यमुना के जो क्षेत्र हैं। और पंजाब क्षेत्र में पीले मृदभांड मिले हैं। और जो गुजरात है वहाँ पे लाल चमकीले मृदभांड मिले हैं। पंजाब के गुजरात के लाल चमकीले मृदभांड और पंजाब के बहावलपुर में कब्रगाह एच संस्कृति, सिंधु क्षेत्र में झोकर झांगर संस्कृति। कब के मिले हैं? तो ये हड़प्पा काल के बाद में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग अब पढ़ेंगे, 1-2 वीडियो के बाद सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। तो उसमें ये वाला जो है ना, इसको ये वाला जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी, यानी कि नगर बसाए गए थे उसके लिए। लेकिन ये जो सभ्यताएं हैं ये ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, तो ये हमेशा मिक्स करके स्टेटमेंट वाइज में पूछता रहता है, तो इसलिए मैं सोचा कि यही आप लोग को बता दिया जाए। आइए, इस ताम्र पाषाण काल की कुछ विशेषताएं हैं। उस विशेषताएं में क्या है कि ग्रामीण आवास, ये लोग जो ताम्र पाषाण काल के हैं, अब धीरे धीरे डेवलप होके पाषाण काल से अब ये लोग ग्रामीण, जैसे आज के ग्रामीण लोग रहते हैं, मतलब कि अब तो बहुत एडवांस तरीके से रहते हैं, लेकिन ग्रामीण जैसे लोग रहते हैं वैसे ही अब गाँव का विकास होने लगा था। गांव के विकास में घर कैसे बनते थे? तो कुछ घर गोल बनते थे, कुछ घर त्रिभुजाकार में बनते थे। त्रिभुजाकार में कुछ सामान को रखने के लिए त्रिभुजाकार बनाते थे। फिर उसके बाद ये आयताकार भी घर बनने लगे थे। उस समय जो वृषभ था ना, बैल, जो वृषभ था, तो बैलों की पूजा किया जाता था। यानी कि ये कैथा संस्कृति में मिलता है। जो ये कैथा संस्कृति है ना,
यहाँ पे वृषभ पूजा का भी साक्ष्य मिलते हैं। मातृ देवी की भी पूजा की जाती थी, मातृ देवी की पूजा की जाती थी। और वृषभ, ये ताम्रपाषाण कालीन के सभ्यता में वृषभ सभ्यता मतलब कि वृषभ पूजा का और मातृ देवी की पूजा का साक्ष्य मिलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आगे आइए, तो यहाँ पे जो पशुपालन थे, अब कई जानवरों का होने लगा था। सबसे पहले तो कुत्ता का पशुपालन हुआ था। मध्य पाषाण काल में हम लोग पढ़ते हैं कि मध्य पाषाण काल में लोग जानवर पालते थे, लेकिन केवल कुत्ता पालते थे। लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब ये लोग गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, हिरण, अब ये सब पालना चालू कर दिए थे। खेती में क्या करते थे, तो गेहूँ चावल तो उपजाते ही थे। साथ में गेहूँ चावल वो एडवांस तरीके से नहीं था। जो चावल था वो साई का चावल था, वो ब्लैक वाला चावल था। मतलब कि वो अभी आज की तरह एडवांस रूप में नहीं था। और गेहूँ भी वो वाला गेहूँ नहीं, वो लाल गेहूँ होता था और वो भी उतना डेवलप नहीं था। मसूर, उड़द और मूंग ये खेती के फसल थे। किस समय के? ताम्रपाषाण काल के। तो ताम्रपाषाण काल में देखेंगे तो अब धीरे धीरे ये लोग पशुपालन के साथ साथ स्थायी घर में भी रहना चालू कर दिए थे। स्थायी घर में बताए थे पिछली वीडियो में कि कच्चे मिट्टी और सरकंडे जैसे पतलों का ये लोग छप्पर बना के रहते थे। और छप्पर में जो नीचे का जो टाटी नुमा होता है, दीवाल को वो मिट्टी की लेप से लेप देते थे कि टेम्परेचर गर्मी में टेम्परेचर अंदर से बाहर ना हो। फिर पशु जानवर ये सब से बचने के लिए वो दीवाल नुमा बना लेते थे। चलिए, ये कुछ विशेषताएं हो गई इस काल के। इस काल में एडवांस में क्या यदि कहा जाए तो इस काल में एडवांस में पूजा, जो वृषभ पूजा और माता देवी की पूजा है, ये एडवांस तरीके में आ गया है। मतलब पूजा भी अब लोग करने लगे थे, आस्था से भी जुड़ने लगे थे, आत्मा में विश्वास भी करने लगे थे। ठीक है, अब ये ताम्रपाषाण कालीन की कुछ संस्कृति हैं, कहाँ कहाँ मिली हैं। तो देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं राजस्थान में, उसके बाद चलेंगे पश्चिमी एमपी में और पश्चिमी महाराष्ट्र में। 3 संस्कृतियों को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहीं के आसपास में ये कैसे डेवलप हुए था। देखिए, राजस्थान में 2 संस्कृतियाँ डेवलप हुआ था। एक दक्षिण पूर्वी, जो इंडिया का यदि नक्शा बना दिया जाए, इंडिया का यदि नक्शा हो गया तो इसमें आप लोग जब जाएंगे तो इस क्षेत्र में आ जाइए। तो दक्षिण यानी राजस्थान के ये दक्षिण और पूर्वी, ये पूर्वी हो गया और ये पश्चिमी हो गया। तो जो पूर्वी वाला था ना, तो ये गणेश्वर, ये प्राक ऐतिहासिक है। मतलब कि ये प्राक हड़प्पा, इसका मतलब क्या हुआ कि हड़प्पा काल से ये पहले का है। ये हड़प्पा जो नगरी सभ्यता थी ना, उसके पहले का ये गणेश्वर संस्कृति में जन्म लिया था। ये कहाँ पे जन्म लिया था? तो खेतड़ी में। आप लोग कभी कभी सवाल आता होगा कि सबसे पहले तांबे का खोज कहाँ किया गया था? तो खेतड़ी में, राजस्थान की खेतड़ी में। तो वही है ये गणेश्वर। कहाँ मिला था? तो प्राक हड़प्पा सभ्यता से, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के पहले का है और गणेश्वर में मिला है। और ये खेतड़ी कहाँ है? तो सीकर, जो राजस्थान के झुंझुनू राज्य है ना, वहाँ पे है। सीकर के झुंझुनू में खेतड़ी मिला है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। वहाँ मतलब खनिज भंडार है तांबे का। वहाँ पे क्या मिला है कि तीर के नोक, जो तीर है ना, तीर के आगे का जो हिस्सा है वो मिला है। बर्छा मिला है, कंगन मिला है, कंगन हाथ में पहनने वाला कंगन में मिला है। इसके साथ कुछ औजार भी मिले हैं। तो चलिए, गणेश्वर समझ में आ गया। ये वाला पॉइंट पूछता है प्राक हड़प्पा का।
ये स्टेटमेंट वाइज में देख के पूछेगा। प्राक हड़प्पा का संबंध किससे है? तो गणेश्वर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अब आ जाते हैं ये आहार संस्कृति। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आहार संस्कृति का टाइम पीरियड क्या है? तो 2000 से 1400 BC तक। कब से कब तक है? तो 2000 से 1400 BC तक है। किस नदी के किनारे है? तो जो आहार संस्कृति ने जन्म लिया है तो बनास नदी के किनारे जन्म लिया है। और आहार संस्कृति में कौन कौन आ जाते हैं? तो आहार आएगा, गिलुंद आएगा, बालाथल आएगा, इसके आसपास के क्षेत्र हैं। तो इसी सबको कंक्लूड करके आहार संस्कृति मान लेते हैं। ठीक है। आहार में आहार, गिलुंद और बालाथल, इसका क्या थोड़ा विशेषताएं देख लेते हैं। आहार में क्या है कि ताम्रवती, ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछता है कि ताम्रवती किसे कहा गया है? तो ताम्रवती आहार संस्कृति को कहा गया। आहार संस्कृति कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। इस कौन सी नदी के किनारे है? तो बनास नदी के किनारे है। यहाँ पे क्या मिला है कि तांबे का उपकरण। तांबे का सबसे पहले उपकरण कहाँ मिला है? तो बताएंगे कहाँ पे? ताम्रवती में। ठीक है। और यहाँ पे उपकरण मिला है और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला है। और यहाँ पे कपड़े छापा, मतलब इसका कि जो कपड़े को डिजाइन बनाने के लिए थप्पा लगाते हैं ना कपड़े पर, तो वो थप्पा वाला जो चिन्ह है, जो थप्पा वाला निशान है, जो मुहर लगाते हैं तो थप्पा लगाते हैं, तो वो थप्पा वाला यहाँ पे छापा मिला है। ठीक है, छापने वाला एक छापा मिला है। तो छापा का कहाँ मिला है? तो आहार में मिला है। ताम्रवती आहार में। ये आहार संस्कृति कहाँ पे है? तो राजस्थान में। तो राजस्थान का हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे मालवा संस्कृति का विकास हुआ है। मालवा संस्कृति से पहले कायथा संस्कृति का विकास हुआ था यहाँ पे। लेकिन कायथा संस्कृति का ये हुआ कि कायथा संस्कृति ज़्यादा डेवलप नहीं था और मालवा संस्कृति ज़्यादा डेवलप हो गया, ज़्यादा विकास हो गया, तो इसी के नाम से जाना जाने लगा। तो इसको कहते हैं मालवा संस्कृति। ठीक है। मालवा संस्कृति का विकास टाइम पीरियड भी 2000 से 1800 BC तक है। ठीक है। आज से यदि लगभग निकाला जाए तो 4000 वर्ष पहले चला जाएगा। तो 2000 से 1800 BC तक कौन सी संस्कृति है? तो मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति में ये कायथा संस्कृति पहले देखेंगे। मालवा संस्कृति को अभी जस्ट देखते हैं। और इधर जो तीसरा संस्कृति है ये है महाराष्ट्र के, पश्चिमी महाराष्ट्र में। इसको भी हम लोग, ये पश्चिमी महाराष्ट्र यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये नागपुर विदर्भ क्षेत्र वाला इलाका आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो अहमदनगर है ना, यहाँ पे अहमदनगर पश्चिमी वाला क्षेत्र, अहमदनगर, पुणे, ये यहाँ पे देखेंगे जारवे संस्कृति को अभी 1400 से 700 BC तक ले 1400 से 700 BC तक देखेंगे ये जारवे संस्कृति को और मालवा संस्कृति को। अभी देखते हैं थोड़ा सा कायथा संस्कृति पर फोकस कर लेते हैं। तो कायथा संस्कृति में जो एरण है, एरण जो सागर जिले में है, और त्रिपुरी जबलपुर में है, और उज्जैन में ही है। तो यहाँ पे ये तीनों में मिला के 29 तांबे के कंगन, कितने कंगन? 29 तांबे का कंगन और 2 अद्भुत इसलिए कहा गया है कि ये अभी तक पता नहीं चला कि कौन सी आकृति का ये कुल्हाड़ी बना है। मतलब कि कुल्हाड़ी थोड़ा अजीब से बना है, तो इसलिए इसको कहते हैं अद्भुत कुल्हाड़ी। आगे में देखते हैं। आगे में हम लोग देखेंगे कि जो मालवा संस्कृति है, जो 2000 से और 1800 BC तक है, मालवा संस्कृति एमपी में, मध्य प्रदेश में, जो नर्मदा नदी के तट पर एक जन्म लिया है। यहाँ पे कौन कौन सा है? यहाँ पे मालवा संस्कृति में नगदा है,
और नवदा टोली है, मालवा है। मालवा तो खुद है, नवदा टोली है, नगदा है। नगदा में कोई विशेषताएं नहीं है, मतलब विशेषताएं उतना नहीं पाई गई है। जो औजार हैं, जो घर हैं वो गोलाकार टाइप में, तो उतना खास विशेषताएं इसमें नहीं है। नवदा टोली में, नवदा देखिए, नवदा टोली इम्पोर्टेंट है मालवा संस्कृति में। ये हमेशा पूछेगा कि नवदा टोली किस संस्कृति को डिनोट करता है, तो मालवा संस्कृति को। नवदा टोली में है क्या विशेषताएं, तो नवदा टोली में ये सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती है। अरे बात समझें, यानी सबसे बड़ा गांव कह सकते हैं। किस टाइम पीरियड का, ताम्रपाषाण काल का। ताम्रपाषाण काल में सबसे बड़ा गांव कहा जाए तो नवदा टोली में है। ठीक है, क्या क्या मिला है, तो अनाजों का ढेर मिला है, अनाजों को बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला है। फिर यहाँ पे जो चक्र नलकूप से पानी, मतलब कि एक नाली बनाई गई है घर से नाली निकालने के लिए, तो कहीं ऊंचा हो जाता था तो वहाँ चक्र नलकूप बनाया गया है ऐसे कि पानी निकल सके। ठीक है, यदि नीचे से ऊपर पड़ गया तो चक्र नलकूप बनाया गया है कि ये पानी और आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये नाली है। आरी बात समझ में। फिर नवदा टोली में ये काले मृद भांड मिले हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछ सकता है कि काले मृद भांड कहाँ मिले हैं, तो आप लोग बताएंगे मालवा संस्कृति में और ये नवदा टोली में। नवदा टोली क्या है, तो सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती है। खोज किसने किया था, तो HD संकालिया। मैंने पिछली वीडियो में बताया होंगे HD संकालिया क्या किए थे। ये बड़े पुरातत्वविद हैं, ये बीचू की तरफ से थे। मालवा संस्कृति में क्या है, मालवा संस्कृति में ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, मतलब कि ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उच्च कोटि के मृद भांड, उच्च कोटि के मृद भांड। ठीक है, मालवा संस्कृति में यदि पूछेगा कि सबसे उच्च कोटि के मृद भांड किस संस्कृति में पाया जाता है, तो मालवा संस्कृति में पाया जाता है उच्च कोटि के मृद भांड। ठीक है, फिर यहाँ पे चरखा और तकली। चरखा और तकली से क्या तात्पर्य है कि कपास को काट कर वस्त्र बनाने के लिए चरखा मिला है, और तकली उसको गोल बनाते थे तकली से, तो चरखा और तकली भी यहाँ पे मिला है। वृषण की पूजा करते थे ये लोग। मालवा संस्कृति में किसकी पूजा किया जाता था, तो वृषण की। विशेषता में बताए थे कि ताम्रपाषाण काल में वृषण की और मातृ देवी की पूजा करते थे। तो वृषण की पूजा कौन कर रहे हैं यहाँ पे, मालवा के कर रहे हैं। आपको मालवा संस्कृति समझ में आ गई होगी। अब आते हैं जारवे संस्कृति। जारवे संस्कृति जो 1400 से 700 BC तक चलेगा, और ये कहाँ पे चलेगा, तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो अहमदाबाद, धोले प्रकाश, ये जगह का नाम है धोले प्रकाश, सोनगांव। धोले प्रकाश और सोनगांव में कॉमन है विशेषताएं मिली है, तो इसलिए हम लोग जो इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं उसी को देखेंगे, क्योंकि पेपर के लिए वही इम्पोर्टेंट है। जारवे संस्कृति इसी जारवे की वजह से पढ़ा है। और ये इम्पोर्टेंट ये दायमाबाद है। दायमाबाद में ध्यान दीजिएगा। दायमाबाद में क्या है कि यहाँ पे 4000 लोग निवास करते थे। साक्ष्य के तौर पर मिला है 4000 नरकंकाल मिले होंगे, या कुछ न कुछ ऐसी विशेषताएं मिली होंगी जिससे हम लोग कह सकते कि 4000 लोग यहाँ पे निवास करते थे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या कांसे का रथ मिला है। अब तक हमको ताम्रपाषाण काल में तांबे का ही सब कुछ मिलता था, लेकिन दायमाबाद में हमको मिला है कांसे का रथ। कांसा क्या होता है कि जब तांबे में 88% और 12, यानी कि 88% तांबे में जब 12% तक हम लोग स्टीन मिला देते हैं तो वो कांसा बन जाता है। कांसा तांबे से और मजबूत हो जाएगा। इसी जो घंटा वगैरह में टन बजाते हैं ना, घंटा वगैरह में इसी का प्रयोग किया जाता है, कांसे का।
तो यह कांसे का रथ मिला है, ठीक है। वो रथ पे आदमी एक रथ को खींचे हुए है, मतलब कि रथ चलाते हुए है, उसको दिखाया गया है। और उसमें क्या है, गैंडा भी है और हाथी भी है, ठीक है, गैंडा और हाथी। और ये दहमाबाद जारवी संस्कृति में बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा यदि पूछा जाए ताम्र पाषाण काल में, जो ताम्र पाषाण काल में ये सबसे बड़ा जो स्थल है वो दहमाबाद में बताया गया है। ग्रामीण यदि बस्ती पूछेगा तो नौदा टोली को, यदि ताम्र पाषाण में सबसे बड़ा स्थल पूछेगा कि सबसे बड़ा विस्तार कहाँ पाया गया है, तो दहमाबाद में 4000 लोग मिल रहे हैं, बड़ी बात है। और यहाँ यह किस नदी पर है, तब प्रवरा नदी पर। कलश सावधान, इस सावधान को मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। ये कलश सावधानी ये होता था कि जो बच्चे थे, जब बच्चे मर जाते थे तो उनके शरीर को सावधानी यानी कि दफनाने के लिए ऐसे बनाता था, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे को दफना के और बगल में एक कलश या मृदभांड रख देते थे कि इन लोग का ये मानना था कि आत्मा बच्चे की रात में आएगी और यहाँ इस घड़े से निकाल के पानी पिएगी। ऐसे इन लोगों का मतलब कि आत्मा में ये पूर्ण जोर समर्थन करते थे कि ये आत्मा का मतलब कि निवास था, ये लोग मानते थे, ठीक। चलिए, ये दहमाबाद आप लोग को समझ में आ गया होगा। दहमा के बाद आते हैं नेवासा पर। नेवासा में क्या हुआ है कि नेवासा में कपास के साक्ष्य मिले हैं। कपास, जब कपास के साक्ष्य मिले हैं तो यहाँ जरूर वस्त्र का निर्माण होता होगा। और कपास के साक्ष्य क्यों मिले हैं कि ये जो क्षेत्र आ रहा है नेवासा, ये महाराष्ट्र में आ रहा है। और महाराष्ट्र में क्या मिलता है, काली मिट्टी, काली मिट्टी के क्षेत्र है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये कपास का निर्माण और वस्त्र का निर्माण संभव है। ये वस्त्र का निर्माण संभव है, ये पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन वस्त्र ये निर्माण संभव है। यहाँ पे चाक के बर्तन बनाए गए हैं। मैंने बताया था ना कि अब एडवांस टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं कि ये लोग चाक का निर्माण कर चुके हैं नवपाषाण काल में। अब ये आ गया ताम्र पाषाण काल, अब यहाँ केवल चाक के ही बर्तन बन रहे हैं। तो यहाँ बड़ी मात्रा में चाक के भी बर्तन यानी कि चाक से बनाया हुआ बर्तन मिल रहा है। उसके बाद चंदौली, ये यूपी वाला नहीं है चंदौली इसी महाराष्ट्र की अहमदाबाद के क्षेत्र में मिलेगा। फिर पुणे, फिर नासिक। चलिए, ये यहाँ तक ले आप लोग को समझ में आ गया होगा जारवे संस्कृति में। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। आगे में ये है कि पेपर में कभी कभी ना इन लोगों का क्रम पूछ देता है कि ये जो संस्कृतियाँ हैं इसको क्रम में लगाइए। तो इसको मैं क्रम में लिख दिया हूँ। कायथा संस्कृति जो है 2000 से 1800 BC तक है। ये चंबल नदी के आसपास में ग्रामीण आप लोग समझते हैं, जो ताम्र पाषाण काल के जो भी संस्कृतियाँ हैं ये ग्रामीण संस्कृति हैं। तो पहले आ जाएगा कायथा संस्कृति 2000 से 1800 से चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र में मिलेगा। दूसरा है कि मालवा संस्कृति जो MP में पड़ता है, ये 1700 से 1200 की BC में नर्मदा नदी के तट के आसपास में मिलेगा। फिर आहार संस्कृति 2100 से 1500 के उदयपुर महाराष्ट्र में राजस्थान के उदयपुर में ये आहार संस्कृति मिलेगा। आहार संस्कृति मैंने बताया था कि मालवा से पहले आया था, ठीक है। तो इसमें लिखा है बाद में, हाँ तो पहले होगा। ये देखिए टाइम पीरियड देख लीजिए, टाइम पीरियड भी पहले है। तो ये आहार संस्कृति भी पहले आएगा। फिर इसमें आता है प्रभास संस्कृति। इसको मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये याद रखिएगा, ये गुजरात के तट पर 2000 से 1400 BC के करीब पड़ता है। फिर उसके बाद सालदा आएगा, सालदा 2300 से 2000 में महाराष्ट्र के किनारे पर। फिर रंगपुर का जो है वो 1700 से 1400 गुजरात में मिलता है।
फिर जारवी संस्कृति के बारे में अच्छे से पढ़ाया ही हूँ। 1400 से 700 महाराष्ट्र में दामाबाद इनाम गाँव कई थे इसमें मिला था। फिर लास्ट में ये है कि ये संस्कृति समाप्त कैसे हो गई। तो ये संस्कृतियाँ पूर्ववर्ती मतलब कि जो हड़प्पा काल है उससे पहले भी मिली थी, हड़प्पा काल में भी मिली हैं, हड़प्पा काल के बाद में मिली हैं। तो हड़प्पा काल जो है इसमें 1200 BC मतलब कि 1200 वर्ष ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि आज से 3200 वर्ष पहले ये सारी संस्कृतियाँ ख़त्म हो चुकी। ख़त्म कैसे हो गई, तो ये बताया जाता है कि वर्षा कम होने लगा था। वर्षा कम होने की वजह से यहाँ जो कृषि का पशुपालन था और ये कृषि करते थे, ये कृषि सही से नहीं हो पाया और पशुओं के लिए भी चारा नहीं बच पाया। इसकी वजह से ये संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। और अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे महापाषाण काल और लोहे की खोज कैसे हुआ था। वो एक वीडियो में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को चालू करेंगे। धन्यवाद।